हेलो दोस्तों, मैं रंजना सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल रंजना BHU स्टार 18 पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 7th का ज्योग्राफी। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर। पहला चैप्टर हमने पर्यावरण के बारे में देखा है और सेकंड चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसको पढ़ने के पहले आप सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़िएगा। फिर उसके पहले हमने अपने चैनल पर क्लास 6 के संपूर्ण पाठ जियोग्राफी का संपूर्ण पाठ पढ़ा लिया है। तो उसको एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं। फिर इसको पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं बड़ा करने के लिए हटा दी हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर इसमें दिया है परपटी। परपटी क्या है? क्रस्ट। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परपटी क्रस्ट क्या है? तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। परपटी या क्रस्ट जो है सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहतीय में 35 किलोमीटर एवं समुद्रीय सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहतीय मुख्य रूप से सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल यानी सी मतलब हो जाएगा सिलिका तथा एल मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम कहा जाता है। सीएल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। इन दोनों भागों के बीच के क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय हिस्सा क्रस्ट के ऊपर ही बना हुआ है। महासागरीय क्रस्ट की मोटाई ज़्यादा है और महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम। यहाँ पर है महाद्वीपीय और महासागरीय हिस्सा क्रस्ट के ऊपर ही बना है और महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई ज़्यादा है और महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम है। ठीक, यहाँ पर महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई जो है ज़्यादा है और महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम है। परपटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो है जल सबसे अधिक मात्रा में है। तो 71% जल ही है, वो भी खारा पानी, और जितना भी बचा 97% जो है खारा पानी है और 3% जो है वो पीने योग्य है। तो सबसे अधिक जो है जल इस पर भूपर्पटी पर है, तो ऑक्सीजन भी अधिक होगा, इसलिए ऑक्सीजन जो है 46.60% है और धातु एल्यूमिनियम जो है 8.13% है। यहाँ पर दिया गया है कि क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। सेकंड दिया है कि क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। मेटल किसे कहते हैं और मेटल क्या होता है? तो परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्रस्ट और मेटल के बीच मोहो असंबद्धता पाई जाती है। यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि क्रस्ट और मेटल के बीच जो है माहो मतलब बहुत अधिक असंबद्धता पाई जाती है।
ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच रैपिडी असंबद्धता पाई जाती है। यह पृथ्वी के 68% द्रव्यमान और 83% आयतन को घेरे हुए हैं। आगे देखते हैं क्रोड। क्रोड किसे कहते हैं? तो इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे मतलब निकिल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एक दाब काफ़ी उच्च होता है। यहाँ पर दिया है केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब जो है काफ़ी उच्च होता है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सबसे पहले था सियाल सीमा नीफे, सबसे पहले जो था क्या था, मेटल में जो था सीमा, और परपटी में था सियाल सीमा और नीफे। तो सियाल जो है वो क्रस्ट में होगा, यानी परपटी में होगा। सीमा जो है वो मेटल में होगा और नीफे जो है वो क्रोड में होगा। तो इसका एक फार्मूला मतलब कि एक होता है सियाल सीमा नीफे, मतलब सियाल और सियाल मतलब ये आई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सियाल से सिलिकॉन, एल से एल्युमिनियम। ये भूपर्पटी में पाया जाता है। सियाल सीमा मतलब हो जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो ये जो है जो है पहले परपटी में पाया जाता है, दूसरा जो है मेटल में पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। बताया गया था इसके ऊपर। और क्रोड में जो है वो नीफे मतलब Ni और Fe। फेरस मतलब हो जाएगा आयरन, और निकिल हो जाएगा Ni निकिल। ठीक, तो यहाँ पर सियाल हो जाएगा, सीमा हो जाएगा और नीफे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है क्रोड में कि इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होती है। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब जो है काफ़ी उच्च होती है। ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच रैपिडी असंबद्धता पाई जाती है। यह पृथ्वी के 68% द्रव्यमान और 83% आयतन को घेरे हुए हैं। कौन जो है 68% द्रव्यमान और 83% आयतन को घेरे हुए है? तो क्रोड जो है वो पृथ्वी के 68% द्रव्यमान और 83% जो है आयतन को घेरे हुए हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की सैलों से बनी होती है। जो है पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की सैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के लिए किसी भी प्राकृतिक की पिंड को सैल कहते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सैल कहते हैं। तो सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरिक सैल। तो मुख्य रूप से सैल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरिक सैल। आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक सैल। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्रीस शब्द से बना है। आग्नेय सैल जो है लैटिन भाषा के इग्रीस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आग होता है, जिसे भ्रांतिवश हम समझते हैं कि इसका निर्माण आग से होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसका निर्माण आग की तरह तात एवं तरल मैग्मा के लावा के रूप में शीतलन से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो आग की तरह तात एवं तरल मैग्मा के लावा के रूप में शीतलन से होता है। चूँकि इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी
किया क्रिया से निकले मैग्मा या लावा शीतलन के परिणाम स्वरूप उसके ठोस अवस्था में आ जाने से होता है। हाँ, हम देखते हैं कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें से बहुत सारे मैग्मा और लावा जो है फूट कर बाहर निकलते हैं। जब वही रूप जो है ठोस रूप ले लेता है तो क्या बन जाता है, तो यही जो है अग्नेय चट्टान कहलाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात जो है सर्वप्रथम अग्नेय शैल का निर्माण हुआ था, इसलिए जो है प्राथमिक चट्टान इसे कहते हैं। पृथ्वी पर पहली बार लावा का उद्गार मेसोजोइक युग के क्रेटेशियस युग में हुआ था। पृथ्वी पर पहली बार लावा का उद्गार जो है किस काल में हुआ था, किस युग में हुआ था, ये क्वेश्चन आता है या पूछता है कि पृथ्वी पर पहली बार लावा का उद्गार किस युग में हुआ था, किस काल में हुआ था, तो मेसोजोइक युग के क्रिटेशियस युग में हुआ था। इस चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अग्नेय चट्टान में जो है परत नहीं पाई जाती है। इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टान में जो है जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टानों के अपक्षय या अपरदन से अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अग्नेय चट्टानों के अपक्षय या अपरदन से किस चट्टान का निर्माण होता है, तो अवसादी और रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अग्नेय चट्टानें रवेदार तथा दानेदार होती हैं और इनके क्रिस्टल का आकार मैग्मा के ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है। अग्नेय चट्टान रवेदार तथा दानेदार होती हैं और इनके क्रिस्टल का आकार मैग्मा के ठंडा होने की दर पर निर्भर करती है। इन चट्टानों में किसी भी प्रकार के ज्वाइंट नहीं होते हैं, इसलिए ये जल के लिए अप्रवेश है। इन चट्टानों में किसी भी प्रकार के ज्वाइंट नहीं होते हैं, इसलिए ये जल के लिए अप्रवेश हैं। ये चट्टानें थोड़ा सा बड़ा कर ली। ये चट्टानें खनिज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर जो है ये दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक अग्नेय सेल और बाह्य अग्नेय सेल। आंतरिक अग्नेय सेल को अंतर्निर्मित अग्नेय सेल भी कहा जाता है। यह पातालीय आंतरिक अग्नेय सेल है जो और मध्यवर्ती आंतरिक अग्नेय सेल। ठीक है, उसके बाह्य अग्नेय सेल जो है वो विस्फोटक उद्गार से निर्मित होता है और शांत उद्गार से निर्मित होता है। विस्फोटक उद्गार से और शांत उद्गार से बाह्य अग्नेय सेल का निर्माण होता है, जबकि आंतरिक अग्नेय सेल का पातालीय आंतरिक अग्नेय सेल से व मध्यवर्तीय आंतरिक अग्नेय सेल से निर्माण होता है। बहिर्भेदीय अग्नेय सेल किसे कहते हैं, तो इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सैलों से ही बना है। दक्कन का पठार जो है वो बेसाल्ट सैलों से ही बना है। अंतभेदीय अग्नेय सेल किसे कहते हैं, तो द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाती हैं। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदीय अग्नेय सेल कहते हैं। कभी कभी जो है द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडी हो जाती है। कभी कभी मैग्मा जो है भूपर्पटी के द्रवित मैग्मा जो है भूपर्पटी के अंदर ही गहराई में ठंडी हो जाती है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदीय अग्नेय सेल कहते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है अंतर्भेदीय सेल का एक उदाहरण है। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। अवसाद
सेडिमेंट किसे कहते हैं? अवसाद। तो सैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जो सैल होती हैं वो चटक कर या लुढ़क कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई हवा हो गया, मान लीजिए रेगिस्तान में हवा चल रहा है तो वो टीला बना देता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक बालू को उठाकर अपने मतलब साथ हवा में बहाकर दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर देता है। इसी तरह जो है आंधी तूफान आता है तो टूट फूट कर जो है अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं। तो हवा द्वारा, जल द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा कर जमा कर दिया जाता है। ये अवसाद दबकर एक एवं कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं। जब ये अवसाद जो है दब जाएंगे एक दूसरे पर, वो दबते जाएंगे तो वो बहुत कठोर हो जाते हैं और सैल की परत का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की सैलों को अवसादी सैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर और रेत के दानों से ये जो अवसादी चट्टान बनता है। अवसादी या तलछटी चट्टानें। अवसादी या तलछटी चट्टानें किसे कहते हैं? तो इन चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप जमाव और टुकड़ों परिवहन से होता है। इन चट्टानों मतलब अवसादी या तलछटी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप जमाव और टुकड़ों परिवहन से होता है। ये परतदार चट्टानें होती हैं, यानी अवसादी या तलछटी चट्टानें जो होती हैं वो परतदार होती हैं। इनमें जीवाश्म ईंधन वनस्पतियाँ दोनों पाई जाती हैं। मतलब अवसादी चट्टानों में जो है जीवाश्म हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, वनस्पतियाँ दोनों पाई जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी बाढ़ आया, आंधी तूफान आया तो जो पेड़ पौधे, जो जंगल थे वो टूट फूट कर एक दूसरे पर मतलब बैठते गए एक दूसरे पर जो है इकट्ठा होकर वो उसी पर दब गए। दबने से जो है वो चट्टान के रूप में नीचे दब जाएंगे और उसे ही अवसादी चट्टान कहते हैं। जीवाश्म हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, वनस्पति हो गया, ये सब जो है पाई जाती हैं। सर्वाधिक प्राचीन अवसादी चट्टान कुडप्पा तंत्र में है। सर्वाधिक प्राचीन अवसादी चट्टान कहाँ पर है? तो कुडप्पा तंत्र में है। कुडप्पा तंत्र में शिवालिक विंध्यन पर्वत अवसादी चट्टान का उदाहरण है। मतलब अवसादी चट्टानों का उदाहरण है कौन कौन सा? शिवालिक और विंध्यन पर्वत। इनमें कोयला, पेट्रोलियम गैस, संगमरमर, लवण पाए जाते हैं। इनमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो इनमें कोयला, पेट्रोलियम गैस, संगमरमर, लवण पाए जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के 75% भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान 5% है। लेकिन जो है क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान कितना प्रतिशत है? 5% है। ये मुलायम चट्टानें होती हैं और अपरदन शीघ्र होता है। ये मुलायम चट्टानें होती हैं और अपरदन शीघ्र होता है। ठीक, अपरदन शीघ्र होता है। यहाँ पढ़ते हैं ये परतदर परत जमाव से बनती हैं, जिस क्रिया को लिथिफिकेशन कहते हैं। ये परत दर परत जमाव से बनती हैं, तभी तो ये अवसादी चट्टान है। एक दूसरे पर जमते जाएंगे, परत बनाती जाएंगे, परत दर परत जमाव से बनती हैं, जिस क्रिया को लिथिफिकेशन कहते हैं। इनकी उत्पत्ति अधिकांशतः जलीय भागों में होता है। इनकी उत्पत्ति अधिकांशतः कहाँ होता है? तो जलीय भागों में होता है।
इनमें दरारें छिद्र पाई जाती हैं और इसी कारण ये जल के लिए प्रवेश्य हैं और रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। इनमें दरारें छिद्र पाई जाती हैं और इसी कारण ये जल के लिए प्रवेश्य हैं और रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। उदाहरण के लिए क्या दिया है कि बलुआ पत्थर, मीका, पंख, खड़िया, फेबल, जिप्सम, कांग्लोमरेट, लोयस, डोलोमाइट, टीलाइट, आग्नेय और अवसादी शैल। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च तापमान एवं दाब के कारण कायांतित शैल में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए क्या है कि चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। नीचे देख लेते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान यहाँ पर है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अवसादी। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं? कायांतरित यहाँ पर बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान अवसादी एवं आग्नेय शैलों में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो फिर अवसादी एवं आग्नेय शैलों में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित चट्टानों का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये देखते हैं कि इनमें धात्विक खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें जो है धात्विक खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। किनमें? तो कायांतरित चट्टान में। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान को हम देख रहे हैं, तो कायांतरित चट्टान में जो है धात्विक खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कायांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कायांतरित चट्टान में या कायांतरित या रूपांतरित चट्टान में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रूपांतरित शब्द मेटामॉर्फोस, ठीक। रूपांतरित शब्द जो है मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रूप परिवर्तन, ठीक। तो रूपांतरित शब्द जो है मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? परिवर्तन, रूप परिवर्तन। चूना पत्थर या संगमरमर। इटली के करारा प्रदेश का संगमरमर, राजस्थान का मकराना का संगमरमर, जबलपुर का भेड़ाघाट गोर्ज का रंगीन संगमरमर। अब ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि करारा प्रदेश का संगमरमर कहाँ का है? करारा प्रदेश का संगमरमर कहाँ के हैं? तो इटली के हैं। मकराना का संगमरमर कहाँ का है? तो फिर राजस्थान का है। भेड़ाघाट गुर्ज का रंगीन संगमरमर कहाँ पर है? कहाँ का है? तो जबलपुर का है। ये तीनों दिया है यहाँ पर। बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। अवसादी या सेडिमेंट्री, कायांतरित या मेटामॉर्फिक, कायांतरित या मेटामॉर्फिक, चूना पत्थर या लिमेस्टोन, संगमरमर या मार्बल, सेल या सेल। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में मतलब कि ये दोनों नाम दे दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अवसादी हो गया, कायांतरित, चूना पत्थर, संगमरमर, सेल, स्लेट, सिप्टनीस, चाक और डोलोमाइट, संगमरमर, सैंडस्टोन या बालू, कार्टजाइट, कोयला, ग्रेफाइट या हीरा, या आग्नेय यहाँ पर दिया है बेसाल्ट।
अग्रेय, अग्रेय दिया है, अग्रेय, या यहाँ पर दिया है कायांतरित, अग्नेय, अग्नेय हो जाएगा, अग्नेय कायांतरित, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट सिस्ट, ग्रेनाइट, नीस, यहाँ पर कायांतरित हो जाएगा, पुनः कायांतरित, स्लेट, फाइलाइट, फाइलाइट यहाँ पर भी दिया है, सिस्ट, गैब्रो, सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन के बाद क्या दिया है, ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। ताप या एवं दाब के कारण जो है ये जो ऊपर दिए गए अग्नेय और अवसादी सेल जो है वो कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर क्या हो जाता है, ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। बढ़ते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। सेल जो है किससे बनी होती है, तो विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सेलों का जो है एक निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सेल चक्र, रॉक्स साइकिल क्या है, देखिए ये रॉक्स साइकिल है, ये रॉक्स साइकिल को दिखा रहा है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। रॉक्स साइकिल जैसे हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, छोटा करते हैं। ये मैग्मा है, ये जो ऊपर दिया है ये मैग्मा है, ये मैग्मा है, ये अग्नेय सेल है, ये अवसादीय सेल है, अवसाद या तलछट सेल है, ये अवसादी सेल है, और एक बच गया कौन सा है, कायांतरित सेल है, ये कायांतरित सेल है। ये कायांतरित सेल है। बीच बीच में काम भी करना बंद कर दे रहा है। चलिए नीचे देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे दिए गए कथनों को जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं तथा ये सबसे पतली परत है। महासागरीय परपटी की मोटाई, महासागरीय परपटी की मोटाई जो होता है वो महाद्वीपीय परपटी से अधिक होता है। महासागरीय परपटी की मोटाई जो है वो महाद्वीपीय परपटी से अधिक होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये दो ठो कथन दे दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। केवल एक हो जाएगा, और यहाँ पर दिया है केवल दो हो जाएगा। तीसरा दिया है केवल एक और दो दोनों हो जाएगा, और चौथा दिया है डी ऑप्शन नंबर दिया है न तो ए होगा और ना ही दो होगा। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत है। ये तो एकदम मतलब 100% सही है। और महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक नहीं होती है, कम होती है। महासागरीय परपटी की मोटाई जो है वो महाद्वीपीय परपटी से कम होती है, न कि अधिक होती है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ए है, महाद्वीपीय पर्पटी सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। महाद्वीपीय पर्पटी जो है वो पर्पटी, अब सियाल सीमा नीफे, इसको याद रखिएगा। तो पर्पटी जो है सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है, ये पहला सही हो जाएगा। और सियाल सीमा, सीमा मतलब हो जाएगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। यह जो है क्रोड, क्रोड नहीं था, दूसरा क्या था, आयांत्रिक था, क्रोड तो तीसरा था, मेटल था। मेटल जो है सियाल सीमा, सीमा से बना था, और क्रोड जो था वो नीफे से बना था। तो दूसरा हो जाएगा महासागरीय पर्पटी सिलिकॉन एवं आयरन से बनी है, ये गलत हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा। पर्पटी जो था वो सियाल से बना था, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना था, तो बी गलत हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर्पटी के नीचे मेटल व क्रोड परत का जो है विकास हुआ है। और डी हो जाएगा, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है। क्रोड जो है सियाल सीमा नीफे, डी भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि कौन सा कथन असत्य है, तो ए सत्य हो गया और डी सत्य हो गया। यहाँ पर सी भी सत्य है। यहाँ पर सी जो है सत्य है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर्पटी के नीचे मेटल एवं क्रोड की परत का विकास हुआ है। और बी ही गलत है, क्योंकि ए और बी में से एक ही सही होगा। और हमने बताया था कि जो पर्पटी है वो सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना होता है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा जो है ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं, कायांत्रित सेल, अवसादी सेल, अग्नेय सेल और जीवाश्म सेल। तो क्या कहते हैं, ये जो है अग्नेय सेल कहलाता है। जब द्रवित मैग्मा जो है ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार के सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है। क्रोड, पर्पटी, मेटल, तीनों परतों का आयतन बराबर है, तो चौथा का कौन सा हो जाएगा, क्रोड। क्रोड सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक हिस्सा जो है क्रोड का है। नेक्स्ट देखते हैं, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार बहिर्भेदीय अग्नेय सेल का निर्माण होता है। दूसरा है, जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो अतः इसे अंतर्भेदीय अग्नेय सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, बहिर्भेदीय अग्नेय सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है। अंतर्भेदीय अग्नेय सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सत्य है, इसको देखना है। तो पांचवा का कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2 सही है। ये जो है इसके पहले मतलब चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होती है, होकर ठोस हो जाती है, तो इस प्रकार को बहिर्भेदीय अग्नेय सेल कहते हैं का निर्माण होता है। तथा यही जब जो है द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, तो अंतर्भेदीय अग्नेय सेल का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अंतर्भेदीय अग्नेय सेल, अंतर्भेदीय अग्नेय सेल छठा का अंतर्भेदीय अग्नेय सेल जो हो जाएगा वो ग्रेनाइट से बना होता है। बहिर्भेदीय अग्नेय सेल जो हो जाएगा वो बेसाल्ट से। अवसादी अग्नेय सेल जो हो जाएगा वो चूना पत्थर से। और कायांत्रित स्लेट से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवसादी सेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवसादी सेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो
अवसादी सेल का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण, यहाँ पर देख लेते हैं। अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है, क्योंकि इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं। तो 7 का सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है, मतलब दूसरा गलत है। अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेलों अवसादों के निक्षेपण द्वारा होता है और ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं, यानी ए और सी, मतलब पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांत्रित सेल में परिवर्तित हो सकती है। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांत्रित सेल में परिवर्तित हो सकती है। तो जो है अग्नेय सेल, बी है अवसादी सेल, सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा दोनों, जो है दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, कायांत्रित सेल में परिवर्तित हो सकती है। कायांत्रित सेल में अग्नेय और अवसादी दोनों सेल परिवर्तित हो सकती हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।